नमस्कार। फ्रीलांस मार्केट में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देख के आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि आज हम किस विषय के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने सेक्टर की मार्केट लीडर लेकिन थोड़ी रिस्की कंपनी वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड करके है, उनका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मैं सबसे पहले screener.in करके जो वेबसाइट है उनका यूज़ करता हूँ। तो वहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे screener.in के अंदर ही यहाँ पे जो कंपनी की वेबसाइट दी गई है उनको विज़िट करता हूँ। तो यहाँ पे आप वीआईपी इंडस्ट्रीज़ की वेबसाइट को विज़िट करोगे तो आपको बेसिकली पता चलेगा कि ये कंपनी जो है वो लगेज मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड, जैसे कि बैग हो गया, टूरिज़्म बैग हो गया, लेडीज़ पर्स हो गया, तो ऐसे जो लगेज कैटेगरी के एसेसरीज है उनका मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का काम करती है। और नीचे आओगे तो यहाँ पे ये कंपनी क्लेम करती है कि ये एशिया के लार्जेस्ट लगेज मैन्युफैक्चरर है। और नीचे आओगे तो यहाँ पे बताया गया है कि इनके पास वर्ल्ड के लार्जेस्ट एवर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और ये सालाना 10 मिलियन प्लस लगेज यूनिट सोल्ड करती है। और इनके पास वर्ल्ड वाइड 50,000 से ज़्यादा रिटेल टच पॉइंट है। और ये कंपनी बेसिकली 40 प्लस कंट्रीज़ के अंदर अभी उनकी प्रेजेंस बना चुकी है। यहाँ पे उनकी वेबसाइट के अंदर और नीचे आओगे तो उनके बेसिकली ब्रांड्स के बारे में कुछ बताया है। तो ये कंपनी के जो वीआईपी है ये इन्हीं के ब्रांड है। और उनके अलावा यहाँ पे आप देखो फ्रेंड्स, तो कार्टन हो गया, स्काई बैग हो गया, कैप्रिस हो गया, अल्फा हो गया, एरिस्टोक्राफ्ट हो गया, ये सारे जो है वो इन्हीं के ब्रांड है। लेकिन फ्रेंड्स, इनकी जो एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग ये ऐसे करती है कि जैसे ये सब अलग कंपनी हो, लेकिन ये अलग कंपनी नहीं है, ये सभी ब्रांड इन्हीं के हैं। तो बेसिकली ये ऐसी इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ताकि आपको ये सब अलग अलग कंपनी लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे और नीचे आओगे तो कंपनी की जर्नी के बारे में बताया गया है, जो कि 1968 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। तब इनका नाम एरिस्टोप्लास्टा प्राइवेट लिमिटेड था, लेकिन उनके बाद धीरे धीरे जो छोटी छोटी कंपनीज थी, सब्सिडरीज, उनको उनके अंदर उनका स्टेक एक्वायर करना चालू किया, छोटे यूनिट को परचेज किया। उनके बाद उनका नाम बेसिकली वीआईपी रखा गया। और उनके बाद ये बेसिकली 1986 में स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई। और उनके बाद बहुत सारी जो ब्रांड है, अल्फा, स्काई बैग, उनको भी एड ऑन करते गए और अभी तो ये बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो बेसिकली इनकी जर्नी के बारे में बहुत अच्छे से डीपली यहाँ पे दिया गया है, जो मैंने सब कुछ पढ़ा है। तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मुझे देखने को मिली है। तो ये वेबसाइट को अगर आप पूरी सभी ये सेगमेंट है उनको पढ़ोगे तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। तो इनके बाद मैं जनरली यहाँ screener.in के अंदर ही जो की पॉइंट्स करके सेगमेंट होता है उनको रीड करता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे वीआईपी इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो ये कंपनी जो लगेज बैग्स होती है और लगेज की एसेसरी है, उनका मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का काम करती है। मार्केट लीडरशिप की बात की जाए तो लगेज कैटेगरी के अंदर ही जो बैकपैक और हैंड बैग्स करके आता है उनके अंदर इनका 38% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की जाए तो ये लोग स्कूल बैग हो गया, ट्रॉलीज़ हो गया, बैग पैक हो गया, सूटकेस हो गया, एग्जीक्यूटिव केसेस हो गया, डफल्स हो गया, ओवरनाइट ट्रैवल सॉल्यूशन हो गया, हैंड बैग्स हो गया, तो ये सारे जो लगेज एसेसरी है इनका मैन्युफैक्चरिंग करती है और मार्केटिंग करती है। इनके जो ब्रांड्स की बात की जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे वीआईपी हो गया, स्काई बैग हो गया, कार्टन, एरिस्टोक्राफ्ट एंड कैप्रिस, ये सारे इन्हीं के ब्रांड है। न्यू लॉन्चेस की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर प्रीमियम कैटेगरी में इन्होंने 51 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, मिड प्रीमियम में 26 और वैल्यू सेगमेंट के अंदर 174 प्रोडक्ट्स जो नए हैं वो लॉन्च किए हैं। रेवेन्यू मिक्सअप की बात की जाए तो हर ब्रांड का रेवेन्यू यहाँ पे दिया गया है, जो कि हमें ब्रांड वाइज रेवेन्यू जो है वो डाइवर्सिफाई देखने को मिलता है यहाँ पे। और लगेज की कैटेगरी वाइज यहाँ पे रेवेन्यू की बात करते हैं तो ये कैटेगरी वाइज भी एकदम अच्छा खासा डाइवर्सिफाई हमें रेवेन्यू देखने को मिलता है। यहाँ पे मैनेजमेंट ने जो रिसेंटली जो रिजल्ट्स आए हैं उनके अंदर जो मार्जिन के अंदर डिक्लाइन हुआ है उनका एक ब्रीफ दिया है। तो यहाँ पे जो कंपनी का पहले 15% का मार्जिन था
वो भी फाइनेंशियल ईयर 24 में कम होकर 9% का हो गया है। तो इनका रीज़न जो यहाँ पे बेसिकली मैनेजमेंट ने दिया है कि अभी इनके जो ज़्यादातर प्लांट्स है वो बांग्लादेश के अंदर ऑपरेशनल है। तो बांग्लादेश के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस आया है उनके चलते उनकी जो सप्लाई चेन थी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, जिनके चलते रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई थी और जो लेबर वेजिस है उनके अंदर हाइक आई है। तो उनके चलते इनकी जो इन्वेंट्रीज बढ़ गई थी, तो इन्वेंट्रीज के जो वेयरहाउस थे वो वेयरहाउस की कॉस्ट भी बढ़ी थी। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में वन टाइम कॉस्ट की वजह से इनका जो मार्जिन है उसके अंदर बहुत अच्छा खासा ड्रॉप हुआ है, ऐसा मैनेजमेंट ने यहाँ पे एक डिस्क्लोज़र दिया है। अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात की जाए फ्रेंड्स, तो अब तक 13,000 से भी ज़्यादा रिटेल टच पॉइंट्स वर्ल्ड वाइड इनकी प्रेजेंस है और वर्ल्ड वाइड यहाँ पे 1300 से ज़्यादा सिटीज़ के अंदर वो अपना प्रेजेंस बना चुकी है। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो अभी इनके 10 प्लांट्स है जो इंडिया और बांग्लादेश के अंदर ऑपरेशनल है। यहाँ पे आगे कैपेसिटी एक्सपांसन की बात की जाए तो कंपनी का जो प्लानिंग था वो 200 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपांसन का प्लानिंग था, लेकिन अभी के कुछ कंडीशंस को देखते हुए कंपनी ने बेसिकली ये जो प्लानिंग थी उनको पोस्टपोन किया है। तो उनके बारे में एक यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे फ्यूचर आउटलुक की बात की जाए तो फ्यूचर में कंपनी जो अपने रिटेल आउटलेट है उनको कंटिन्यू ग्रो करने की ट्राई करेगी। और अभी जो कैपेसिटी एक्सपेंशन का जो प्लानिंग था वो बेसिकली कंपनी ने विड्रॉ किया है, तो उनके चलते जो लोन लिया है उनको रीपे करेगी। और अभी जो बांग्लादेश के टेम्पररी रीजन की वजह से जो मार्जिन्स के अंदर ड्रॉप आया था उनको ऑन ट्रैक करने की ट्राई करेगी। तो ये कंपनी का फ्यूचर आउटलुक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे की पॉइंट्स के बाद मैं जनरली फाइनेंशियल्स नंबर और रेशियोज़ को डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी नंबर बढ़ता है या कम होता है तो वो क्यों बढ़ा या क्यों कम हुआ उनका रीज़न जानने की ट्राई करते हैं कि उनका रीज़न टेम्पररी है या परमानेंट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मार्केट कैप की बात की जाए तो 7,000 करोड़ की इनकी मार्केट कैप है, जो पहले ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अभी के टाइम में जो इनके स्टॉक के अंदर गिरावट आई है जिनके चलते इनकी मार्केट कैप कम हो गई है। अगर डेट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 1.28%, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेट हम इनको कह सकते हैं। लेकिन ये डेट जो बेसिकली कैपेसिटी एक्सपांसन के लिए लिया गया था, लेकिन आगे हमने जैसे देखा कि मैनेजमेंट ये जो एक्सपांसन का प्लानिंग कैंसिल हुआ है जिनके चलते ये डेट वापस रिपे करने वाली है। तो ये डेट आपको आगे के टाइम में कम होता हुआ दिख सकता है। आरओई की बात करें तो 5% की है और आरओसी 8% की है, जो कि बहुत कम है। तो यहाँ पे आरओई और आरओसी कम क्यों हुई इनका रीज़न जानते हैं फ्रेंड्स। तो कोई भी कंपनी का जो आरओई और आरओसी है उनका लिंक अपने नेट प्रॉफिट के साथ होता है। तो जब कोई कंपनी का नेट प्रॉफिट सडनली कम होता है तब उसका आरओई और आरओसी भी कम होने लगता है। तो इनका नेट प्रॉफिट क्यों कम हुआ उनका रीज़न हम जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तब देखेंगे। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स स्टॉक पी की बात करें तो स्टॉक पी यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो स्टॉक पी का लिंक भी कोई भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उनके साथ होता है। जब कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव चला जाता है तब जनरली उनका जो पी है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता। तो नेट प्रॉफिट क्यों डाउन हुआ या तो क्यों नेगेटिव में चला गया उनका रीज़न हम जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तब देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बुक वैल्यू की बात की जाए तो बुक वैल्यू 45 रुपीज़ का है, जो पॉजिटिव में हमें देखने को मिलता है। और अपने बुक वैल्यू रेशियो से भी आप कंपेयर करो तो उनका जो मीडियन बुक वैल्यू रेशियो है उनसे भी यहाँ पे आप देखो तो कम है। तो बुक वैल्यू रेशियो के हिसाब से अभी भी आप इस स्टॉक को अंडर वैल्यू स्टॉक मान सकते हो फ्रेंड्स। तो आगे अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो सितंबर 2021 में इनकी सेल्स 330 करोड़ की थी, जो बढ़कर सितंबर 2024 में 544 करोड़ की हो गई है, जो कि सेल्स के अंदर हमें बहुत अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो कि आप देख सकते हो कि सेल्स कंपनी की कंटिन्यू ग्रो हो रही है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो पहले 19 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो अभी कम होते होते नेगेटिव में 33 करोड़ हो गया है। तो फ्रेंड्स ये जो नेट प्रॉफिट में गिरावट आई वो क्यों आई उनका रीज़न मैं जब फाइंड आउट करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे टैक्स अमाउंट है उनको देखने की ट्राई करता हूँ कि कंपनी कहीं सडनली ज़्यादा टैक्स तो नहीं दे रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ रहा कि कंपनी कोई ज़्यादा टैक्स उतना फ्लक्चुएशन टैक्स में नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप इंटरेस्ट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन कॉस्ट देखो तो पहले के मुकाबले अभी डबल से भी ज़्यादा हो गई है।
क्योंकि कंपनी का प्लानिंग था कैपेसिटी एक्सपेंशन करने का, तो कंपनी ने डेट लिया था। तो डेट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा और कुछ एक्सपेंशन हो भी चुका था, तो जो नए एसेट्स परचेज किए जाते हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, तो इनके चलते ये अमाउंट बढ़ गई है। लेकिन अभी हमने आगे जैसे देखा कि ये एक्सपेंशन का जो प्लानिंग है वो कंपनी ने अभी पोस्टपोन किया है, तो कंपनी डेट भी रिपे करने वाली है, तो उनके चलते आगे जाके इंटरेस्ट जो कॉस्ट है वो कम आपको देखने को मिल सकती है। और एक्सपेंशन प्लानिंग पोस्टपोन होने की वजह से ये डेप्रिसिएशन की जो कॉस्ट है वो भी कूल ऑफ होते हुए आपको आने वाले टाइम में दिख सकती है। लेकिन ये उतना बड़ा रीज़न नहीं है। मेन रीज़न है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो पहले 14, 15, 17% के आसपास था वो 8-9% के आसपास आ गया है, जो कि एक बहुत देखने वाली बात है, क्योंकि मार्जिन के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक आपको यहाँ पे देखने को मिला है, जिनके चलते इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वही कम हो गए हैं। तो ये मार्जिन कम क्यों हुआ, उनका रीज़न फ्रेंड्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए तो जो इनकी पहले सेल्स 800 करोड़ की थी वो बढ़कर 2200 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, जो कि बहुत अमेजिंग ग्रोथ है। हर साल इनकी जो सेल्स है वो बेसिकली बढ़ी है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो जो 32 करोड़ का नेट प्रॉफिट था वो हाईएस्ट एवर 152 करोड़ तक गया था, लेकिन बाद में आप देखो तो डाउन होते होते नेगेटिव में 46 करोड़ ईयरली बेसिस पे भी चला गया है। तो यहाँ पे भी आप देखो तो टैक्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, लेकिन आप देखो तो इंटरेस्ट कॉस्ट और जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि कंपनी का प्लानिंग एक्सपेंशन का था, तो लोन लिया, उनके चलते इंटरेस्ट और जो एसेट परचेज हुए उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा। लेकिन ये कॉस्ट हमने आगे जैसे कहा ये कूल ऑफ होगा, क्योंकि कंपनी ने जो प्लानिंग था वो कैंसिल किया, उनके चलते लोन भी रिपे करने वाली है। लेकिन ईयरली बेसिस पे भी आप देखो तो मार्जिन के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक आया है। तो मार्जिन का रीज़न है वो हम फ्रेंड्स आगे डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ जिनके चलते मार्जिन कम हुआ। तो पहले हम बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। इनके पास इक्विटी कैपिटल 28 करोड़ का है और रिजर्व्स कंपनी के लगातार बढ़े हैं और अभी हाईएस्ट एवर है। लेकिन कंपनी की बोरोइंग भी यहाँ पे देखो तो हाईएस्ट एवर है, लेकिन आने वाले टाइम में ये आपको बोरोइंग जो है वो ऐसे ही कुछ कम होते हुए दिखेगी, क्योंकि इन्होंने जो लोन लिया है एक्सपेंशन के लिए वो प्लानिंग कैंसिल होने की वजह से ये लोन सारा रिपे करने वाली है। और आगे यहाँ पे फिक्स एसेट की बात करते हैं तो एसेट्स के अंदर लगातार ग्रो हुआ है, जो एक अच्छी बात है। आगे फ्रेंड्स यहाँ पे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 51% की होल्डिंग है, एफआईआई के पास ऑलमोस्ट 8% की होल्डिंग है और डीआईआई के पास 13% की होल्डिंग है। और यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास जो है वो 28% की होल्डिंग है। उसके अंदर भी आप देखो तो कुछ बड़े बड़े नाम इनके अंदर शामिल है। तो मेरे और आप जैसे जो एकदम रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास सिर्फ और सिर्फ 20% के आसपास की होल्डिंग है, जो हमें यह दिखाता है कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है उनके पास माल ज़्यादा है और वीक हैंड्स की होल्डिंग बहुत कम है, जो कि एक पॉजिटिव सिनेरियो है। तो फ्रेंड्स आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं जनरली यहाँ पे जो कॉल करके सेगमेंट्स है उनको रीड करने के ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे जो पीपीटीज़ करके ऑप्शन दी गई है सबसे पहले मैं उनको रीड करता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इनकी जो पीपीटीज़ है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी आप इनको बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो भी इनके नंबर्स है उनके अंदर कम हुआ या उसको बढ़ा तो उनका एकदम रीज़न है वो एकदम ग्राफिकल व्यू में यहाँ पे बताया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे आप देखो तो उनकी कुछ जो ब्रांड्स है वीआईपीज़ की उनके बारे में बताया गया है और आगे कंपनी के बहुत सारे ओवरव्यू दिखाया गया है, जो इनकी जर्नी यहाँ पे दिखाई गई है। उसके बाद यहाँ पे उनके रेवेन्यू ब्रेकअप की जर्नी दिखाई गई है और बेसिकली कंपनी का जो मैनेजमेंट है उनके अंदर कंपनी ने बहुत सारा चेंजेस किया है। तो ये जो नए मैनेजमेंट है वो कौन सी पोस्ट में किसको लिया है उनके बारे में गाइडलाइन दी गई है और अपनी जो कुछ ब्रांड्स है उन्होंने जो लॉन्च किया है वो किस टाइप के डिज़ाइन में कौन से कलर में किया है वो भी इन्फॉर्मेशन और अपने फाइनेंशियल नंबर्स की भी हाईलाइट दी गई है। और यहाँ पे इनके की पॉइंट्स की कुछ बात की जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पे मेनली जो उनके हमने जो मार्जिन्स की बात कर रहे हैं उनके बारे में बताया है कि बांग्लादेश के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस आया उनके चलते इनके जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, इनके जो सप्लाई चेन थी वो डिस्टर्ब हो गई, इनकी इन्वेंट्रीज बढ़ गए जिनके चलते उनकी वेयर हाउस की कॉस्ट बढ़ गई। और इस साल उन्होंने एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया था और ये जो नया मैनेजमेंट
या उनके चलते कुछ चेंजेस हुए, तो उनके चलते इनके जो मार्जिन है उनके अंदर वन टाइम टेम्पररी लॉस हुआ है, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। और आगे देखो तो आगे भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो मैंने सब पढ़ी है फ्रेंड्स। तो यहाँ से मुझे एक पॉजिटिव आउटकम देखने को मिला था, जो आप पढ़ोगे तो आपको भी मालूम चल जाएगा फ्रेंड्स। तो इनके बाद मैं जनरली यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट करके जो सेगमेंट है उनको पढ़ने की ट्राई करता हूँ। तो ये भी मैंने फ्रेंड्स पूरा पढ़ा है, तो इनके भी मैं कुछ हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो इसके अंदर मेन हाईलाइट ये है कि यहाँ पे कंपनी ने बताया है कि इनका जो मैनेजमेंट था वो पुराना मैनेजमेंट से ऑलमोस्ट 50% मैनेजमेंट चेंज कर दिया है, जो की मैनेजर पर्सन है उसको। तो यहाँ पे भी उन्होंने मार्जिन के बारे में बताया है, जो अभी नया मैनेजमेंट है उन्होंने, कि बांग्लादेश की कुछ कंडीशन है उनके चलते जो हमने डिस्कस किया हो। और उनके अलावा भी इन्होंने एक रीज़न दिया है कि इनका जो पुराना मैनेजमेंट था वो बेसिकली जिस डिज़ाइन के अंदर काम करता था वो एकदम पुराने डिज़ाइन थे, तो इनके चलते इनकी इन्वेंट्रीज ज़्यादा रहती थी। तो अभी वो जो इन्वेंट्री थी पुराने टाइम की उनको एकदम डिस्काउंट प्राइस पे इन्होंने बेसिकली फेस्टिव सीज़न के अंदर सेल कर दिया है। और आने वाले टाइम में नया जो प्रोडक्शन है वो एकदम अभी के टाइम के हिसाब से है, तो उनके ऊपर उन्हें बहुत ज़्यादा मार्जिन मिल सकता है करके एकदम पॉजिटिव वे में सब प्लानिंग यहाँ पे दिखाई गई है, जो कि मुझे बहुत अच्छी और पॉजिटिव लग रही है। उनके अलावा भी आप देखो तो यहाँ बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है उन्होंने भी क्वेश्चन किया है, जिनके चलते हमें पता चलता है कि कंपनी अभी कौन से प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। और उनका आंसर के अंदर भी मैनेजमेंट ने एकदम पॉजिटिव वे में उनका सॉल्यूशन भी बताया है। तो फ्रेंड्स ये एक्चुअली 16 पेज का पेज है, जो आप पढ़ोगे तो यहाँ पे भी आपको एकदम कॉन्फिडेंशियल और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है, जो कि मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिव देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा फंडामेंटल एनालिसिस करने का तरीका, जिनके अंदर मैं सबसे पहले वेबसाइट को विजिट करता हूँ, उसके बाद की पॉइंट्स को डिस्कस करता हूँ, और उनके बाद फाइनेंशियल नंबर्स और रेशियोज़ को हमने देखा। उनके बाद इनकी पीपीटीज और ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी, जहाँ पे हमें पता चला कि अभी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, लेकिन वो टेम्परेरी प्रॉब्लम हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद अगर हम टेक्निकल की बात करते हैं तो यहाँ पे टेक्निकल की बात करते हैं तो टेक्निकली ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 55% डाउन है। तो यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से हम फ्रेंड्स ऐसा भी कह सकते हैं कि ये स्टॉक हमें 45% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये स्टॉक जब मेरे रडार में आया तब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे मेरे रडार में आया था तब ये 450 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा था। तो मेरे रडार में आया तो मैंने इनके ऊपर स्टडी की, मैंने स्टडी की तो मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन में पढ़ा तो मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स मुझे कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा लगे, मैं मेरे पोर्टफोलियो का 7% हिस्सा ही एक स्टॉक में लगाता हूँ। जो मेरे पोर्टफोलियो का 7% होता है 30,000 रुपीज़, वो 30,000 रुपीज़ को भी मैं एक ही साथ और एक ही टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, उनको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, 10,000, 10,000 एंड 10,000। तो ये जब मेरे रडार में आया तो ये 450 के आसपास मैंने 10,000 की एक एसआईपी इसके अंदर डाल दी। उसके बाद ये शेयर के अंदर नेगेटिव रिजल्ट्स आए, वो बांग्लादेश वाली न्यूज़ आई, लेकिन ये शेयर मुझे लगा कि डाउन जाएगा तो मैं एवरी 10% के फॉल पे जो मेरी 10,000 वाली एसआईपी है वो डाल दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं हुआ, ये स्टॉक ऊपर हो गया 20% के आसपास। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने जब वापस इसके ऊपर स्टडी की तो मुझे पता चला कि इनकी शेयर होल्डिंग में बहुत बड़े बड़े इंडिविजुअल्स के नाम है, जिनके चलते ये और ज़्यादा शायद नहीं जा सकता। तो फ्रेंड्स उसके बाद वापस जो मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ तब यहाँ पे आप देखो तो 450 के आसपास वापस ये आया था। तो मेरी जो बाइंग प्राइस है उसके पास वापस आया तो मैंने वापस 10,000 की एक एसआईपी जो बाकी थी वो डाल दी। लेकिन अभी उनके रिजल्ट्स नेगेटिव आ रहे हैं और मार्केट सेंटीमेंट भी डाउन है। तो ये स्टॉक अगर डाउन साइड में ये जो इनका कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे है 350 के आसपास वो आता है, तो मेरी जो बाकी वाली जो अभी एसआईपी है 10,000 की वो डाल दूंगा। अदरवाइज़ इनके जो मैनेजमेंट ने कहा है कि हम मार्जिन इंप्रूव करेंगे, ऐसा कुछ रिजल्ट्स में हमें मुझे देखने को मिलता है, तो तब मैं एक जो एसआईपी बाकी है 10,000 की वो डालने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स ये था मेरा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैं क्या सोचता हूँ। तो यहाँ पे अगर मेरे इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर ये स्टॉक के अंदर फाइनेंशियल कंडीशन सुधरती है और ये स्टॉक अगर अपने ऑल टाइम हाई तक भी जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंगल शॉट में 80% से भी ज़्यादा रिटर्न हमें मिल सकता है।
तो ये रिटर्न मिलने में अगर 2 से 2.5 साल भी लगता है यहाँ तक आने में, तो भी 2 साल के अंदर 80% का रिटर्न वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका और इन्वेस्टमेंट करने के बाद सोचने का तरीका। तो फ्रेंड्स, ऐसा स्टॉक अगर आपके रडार में आता है तो आप कैसे इन्वेस्ट करना चाहोगे या कैसे इन्वेस्ट करते हो, वो अपना प्लानिंग ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।